इस चैप्टर में हम पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो एक ऐसे आवेश के बारे में पढ़ा था जो स्थिर अवस्था में रहता है। इस चैप्टर में हम ऐसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो गतिमान अवस्था में रहता है। पिछले चैप्टर में हमने स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम गतिमान आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। गतिमान आवेश एक ऐसा आवेश जो एक निश्चित दिशा में भी गति कर सकता है, निश्चित दिशाओं में भी गति कर सकता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में गति करता है। क्या हम कहें उसकी गति की जो दिशा है किसी एक निश्चित समय पर एक ही होती है। विद्युत धारा इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। जब आवेश गति करता है तो आवेश की गति को हम कहते हैं आवेश का प्रवाह या आवेश का प्रवाहित होना। आवेश का प्रवाहित होना ही विद्युत धारा कहलाता है। सामान्य भाषा में अगर हम विद्युत धारा की परिभाषा दें तो हम कहेंगे कि आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ये जो डेफिनेशन मैंने दी है, ये डेफिनेशन विद्युत धारा के नाम को, विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को हमें बताती है। विद्युत धारा के नाम को बताती है, विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट को हमें बताती है, लेकिन इससे हमें यह नहीं पता चलता है कि विद्युत धारा का मान कितना है। इससे हमें यह नहीं पता चलता है कि विद्युत धारा जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी तीव्र है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है। ये इस परिभाषा से हमें नहीं पता चलता है। इसलिए एक नई परिभाषा गढ़ी गई और उस परिभाषा से हमें यह भी पता चलता है कि विद्युत धारा का मान कितना है, और भी इंफॉर्मेशन हमें उस परिभाषा से मिलती है। तो ये जो परिभाषा है यही ऑथेंटिक परिभाषा है जो अब हम देने जा रहे हैं। अगर परीक्षा में आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं तो आपको इसी परिभाषा को वहां लिखना होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक से आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर का अभिप्राय किसी भी चालक से इकाई समय में, एकांक समय में, एक सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है उस आवेश को हम कहेंगे विद्युत धारा। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, तो इस चालक तार से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये हम कौन से एरिया के लिए गिने? क्या हम पूरे तार के लिए गिने या हम किसी एक भाग के लिए गिने कि भाई ये एक अनुप्रस्थ काट है, इस अनुप्रस्थ काट से कितने आवेश गुजर रहे हैं? सवाल यह है कि एक सेकंड में प्रवाहित आवेशों की मात्रा हमें गिननी है, तो इस पूरे तार में प्रवाहित आवेशों की मात्रा गिननी है या किसी समय पर किसी एक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा हमें गिननी है? तो हम कहेंगे भाई कि किसी एक अनुप्रस्थ काट से यानी किसी एक स्थान से एक सेकंड में प्रवाहित आवेशों की जो मात्रा है उस मात्रा को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाए। अब मान लीजिए कि क्यू आवेश को, स्मॉल क्यू आवेश को एक से दूसरे स्थान तक जाने में या हम कहें किसी एक निश्चित अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से प्रवाहित होने में टी समय लगता है। क्या हम कहें स्मॉल टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो जो विद्युत धारा है उसका मान होगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू अपॉन टी में जो Q है वो प्रवाहित आवेश है और जो T है वो लगने वाला समय है। लेकिन कभी कभी हम ये जो गणना है वो एक अल्प समय अंतराल के लिए करते हैं, और जब ये गणना हम अल्प समय अंतराल के लिए कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि मान लीजिए कि किसी भी अनुप्रस्थ काट से T और T प्लस डेल T,
टी और टी प्लस डेल टी समय के बीच में, जैसे मैं कहूं कि 5 और 7 सेकंड के बीच में, तो आप कहोगे भाई 5 और 7 सेकंड के बीच का मतलब हो गया केवल इसके बीच के 2 सेकंड। यानी अगर आपको ये समय अंतराल बताना है कि कितने समय अंतराल के लिए हम गणना कर रहे हैं, तो ये जो समय दिया गया है टी प्लस डेल टी, इसमें से इस टी को घटा दीजिए। तो हम कहेंगे भाई टी प्लस डेल टी में से हमने टी को घटा दिया, तो टी से टी कट गया, क्या आ गया डेल टी। यानी ये जो गणना हम कर रहे हैं वो डेल टी समय अंतराल के लिए कर रहे हैं। तो हम सीधे यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए डेल टी समय अंतराल में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से डेल क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो औसत धारा है उसका मान होगा I बराबर डेल क्यू बाई डेल टी। लेकिन अगर ये समय अंतराल डेल टी इतना छोटा हो कि इसे हम लगभग जीरो के समीप ले सकें, बहुत छोटा, जीरो नहीं है, जीरो के समीप है, तो हम कहेंगे भाई इस समय अंतराल में विद्युत धारा का जो मान होगा वो होगा I इज इक्वल टू लिमिट, I इज इक्वल टू लिमिट डेल टी डेल क्यू बाई डेल टी। लेकिन लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी डेल टी टेंड्स टू 0। अब इस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 का अभिप्राय यह है कि जो समय है उस समय का मान आपको बहुत छोटा लेना है, और जब समय का मान हमें बहुत छोटा लेना है तो हम ये मान सकते हैं कि इस अल्प समय अंतराल में, हम कहें अत्यल्प समय अंतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा भी कम होगी। ऐसी स्थिति में इसे हम लिख सकते हैं I बराबर डी क्यू बाई डी टी। अल्प समय अंतराल के लिए डेल को हमने डी में कन्वर्ट कर दिया, या हम कहें कि आवेश क्यू का टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो ये जो आवेश की मात्रा ये जो हमारे पास में विद्युत धारा की मात्रा आई है, इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक क्यों? क्योंकि जो समय है उसका मान एक क्षण की भांति ही बहुत छोटा लिया गया है, इसलिए इसे तात्क्षणिक विद्युत धारा कहा जा सकता है। अगर हम इससे अगले भाग में चले, विद्युत धारा की हम बात करें, तो विद्युत धारा जो है वो एक मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल राशि है, और इसका जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। इसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। अगर मैं इसकी सीजीएस मात्रक की बात करूं, तो इसका जो सीजीएस मात्रक है, जो एक विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, वो होता है बायोट। ये बायोट शब्द जो है, ये आपने नाम सुना होगा बायो सावर्ट का नियम, उससे लिया गया है, और इसे हम बी आई के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे एब एम्पियर भी कहा जाता है, एब एम्पियर। तो सीजीएस मात्रक जो है वो या तो इसे बी आई लिखा जा सकता है या इसे एब एम्पियर लिखा जा सकता है। अब अगर हम इनमें संबंध की बात करें कि भाई 1 एम्पियर में और एब एम्पियर में क्या संबंध है, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का जो मान होता है वो 1/10 एब एम्पियर के बराबर होता है। 1/10 एब एम्पियर के बराबर होता है, या हम कहें कि 1 एम्पियर का मान 1/10 बायोट के बराबर होता है। एक ही बात है, बायोट और एब एम्पियर एक ही बात है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है विद्युत धारा के संबंध में कि विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा एक फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशि है। और हमने मूल भौतिक राशियों की परिभाषा में पढ़ा है कि जो मूल भौतिक राशियां हैं वो वे राशियां होती हैं, वे राशियां होती है जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती। लेकिन आप सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो सूत्र हमारे पास में है I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। तो यहां से तो क्लियरली पता चल रहा है कि जो I है वो प्रवाहित आवेश की मात्रा और उसमें लगे समय अंतराल पर निर्भर कर रही। और चूंकि ये विद्युत धारा इन दो राशियों पर निर्भर कर रही है, इस सूत्र से हम देख करके कह सकते हैं
फिर भी इसको हमने एक फंडामेंटल राशि कहा है, एक मूल राशि कहा है, जो पारिभाषिक रूप से कैसी राशि होनी चाहिए, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। तो इसका रीजन क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसका रीजन क्या है कि इसको फंडामेंटल राशि यानी मूल राशि क्यों माना गया है। तो बहुत छोटा सा और बहुत ही आसान सा रीजन है कि शुरुआती दौर में विद्युत धारा के बारे में जानकारी आवेश से पहले प्राप्त हो गई। उस समय तक ये परिभाषा हमें ज्ञात नहीं थी। ये जो परिभाषा हम कहते हैं कि इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है, ये परिभाषा उस समय तक हमें ज्ञात नहीं थी। विद्युत धारा और इसके जो चुंबकीय प्रभाव हैं उनके बारे में बहुत पहले जानकारी मिल चुकी थी, जब तक आवेश के बारे में पूरी तरह से सही तरीके से हमें कुछ भी मालूम नहीं था। और इस वजह से आवेश का कॉन्सेप्ट बाद में आने की वजह से भी ये कहा जा सकता है कि उस समय तक ये ज्ञात नहीं था कि जो विद्युत धारा है वो आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, यानी ये विद्युत धारा आवेश पर निर्भर करती है या नहीं निर्भर करती। दूसरा जो इसका मूल कारण है वो ये है कि कई परिभाषाएं किसी विशिष्ट समय पर गढ़ी जाती है, लेकिन समय के साथ में उनमें परिवर्तन होना आवश्यक होता है और किन्हीं कारणों से उन परिभाषाओं में परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ये जो परिभाषा दी गई थी मूल भौतिक राशियों की कि ये राशियां किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, ये समय के साथ में ये परिभाषा में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन ये परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हम एक और उदाहरण लें, हम बात करें द्रव्यमान की, तो विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत कहता है कि जो द्रव्यमान है किसी पिंड का वो उस पिंड के वेग पर भी निर्भर करता है। विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत कहता है कि जो द्रव्यमान है, जो किसी भी पिंड को महसूस होगा कि भाई ये इतना द्रव्यमान इस अन्य पिंड का होना चाहिए, या किसी अन्य पिंड को या हम कहें ए पिंड को इस बी पिंड का द्रव्यमान जो महसूस होगा वो इस बी पिंड के वेग पर भी निर्भर करेगा, इस बी पिंड के वेग पर भी निर्भर करेगा। ये विशिष्ट सापेक्षिकता का सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत बाद में आया था। तब तक ये माना जाता था कि द्रव्यमान जो है वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए द्रव्यमान को एक मूल भौतिक राशि में शामिल किया गया था। तो दूसरा जो रीजन है विद्युत धारा को मूल भौतिक राशियों में शामिल करने का वो ये है कि विद्युत धारा को सीधे ही मेजर किया जा सकता है, सीधे ही उसे नापा जा सकता है, सीधे ही इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन आवेश का मान सीधे ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए भी विद्युत धारा को एक मूल भौतिक राशि माना गया था, आवेश को एक मूल भौतिक राशि नहीं माना गया। शुरुआती दौर की हम बात करें तो विद्युत धारा के बारे में केवल इतना हमें पता होता था कि ये ज्यादा है या कम है, यानी इसकी तीव्रता जो है विद्युत धारा की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है या कम है। और इसी वजह से इस प्रभाव को, जो तीव्रता जो थी ज्यादा या कम होना, उस तीव्रता की जो पहला वर्डिंग है इंटेंसिटी का आई, उसी को यहां पर विद्युत धारा के रूप में डिनोट किया गया। विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम करंट कहते हैं। विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? करंट। लेकिन इस करंट की तीव्रता कितनी है वही इस विद्युत धारा के प्रभाव को शुरुआती दौर में व्यक्त करने के लिए काम में आती थी, और इसीलिए इसे हम इंटेंसिटी ऑफ करंट के नाम से जानते थे। और वो जो इंटेंसिटी ऑफ करंट है उस इंटेंसिटी ऑफ करंट का आई लिया गया है, और इसीलिए विद्युत धारा को आई से डिनोट किया गया है। या हम कहें कि उस समय पर, जिस समय पर आवेश के बारे में थोड़ी जानकारी मिल चुकी थी, या हम कहें विद्युत धारा के बारे में धीरे धीरे जानकारी प्राप्त की जा रही थी, उस समय इसे आवेश के प्रवाह की दर के स्थान पर आवेश के प्रवाह की तीव्रता के नाम से जाना जाता था कि आवेश के प्रवाह की तीव्रता ज्यादा है या कम। का मतलब ज्यादा आवेश कम समय में प्रवाहित हो रहा है, या अल्प समय में अधिक आवेश प्रवाहित हो रहा है, या कम आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है इसकी सीधे गणना करने के लिए यंत्र उस समय भी हमारे पास में उपलब्ध नहीं थे पूरी तरह से। लेकिन
ये पता लगाया जा सकता था उसके प्रभाव के आधार पर कि ये जो आवेश प्रवाहित हुआ है, ये आवेश ज्यादा प्रवाहित हुआ है या कम प्रवाहित हुआ है, यानी जो विद्युत धारा बह रही है वो अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में। ये हम उसके प्रभाव को देख करके पता लगा सकते हैं। जैसे हवा जब चलती है तो उसे महसूस करके बता सकते हैं कि आज हवा तेज है या कम है, लेकिन हम उसे महसूस करके ये नहीं बता सकते कि वो कितने वायु दाब से बह रही। उसके लिए हमें उपयुक्त यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे पास में उस समय उपयुक्त यंत्र नहीं थे, लेकिन ये पता लगाया जा सकता था उसके विद्युत धारा के प्रभाव के आधार पर कि इसकी तीव्रता ज्यादा है या कम है, और उसी तीव्रता को अंग्रेजी में इंटेंसिटी कहा जाता है। इसलिए इसे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कह करके इंटेंसिटी ऑफ करंट यानी विद्युत धारा की तीव्रता के नाम से जानते थे, और इसीलिए इसे आई से डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो हम पढ़ चुके एम्पेयर होता है, और इसी के साथ में अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी जो विमा होती है वो होती है a की पावर 1। जैसे हम m0 L0 T0 a की पावर 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। विद्युत धारा को जब व्यक्त किया जाता है या हम कहें विद्युत धारा के बारे में जब हम समझते हैं, जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो विद्युत धारा का परिमाण और दिशा दोनों की जानकारी हम अपने पास में रखते हैं। यानी हम विद्युत धारा की दिशा भी बता सकते हैं और विद्युत धारा का परिमाण भी बता सकते हैं, लेकिन विद्युत धारा सामान्य जो सदिश के नियम है उनकी पालना नहीं करती, और इस वजह से ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए इसके परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत है, लेकिन फिर भी इसे हम एक अदिश राशि मानते हैं। ये एक सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये सामान्य सदिश के नियमों की पालना नहीं करती। और दूसरा जो कारण है इसे सदिश मानने का कि विद्युत धारा के प्रवाह से जुड़ी हुई अनेकों सदिश राशियों को या उसकी दिशाओं को व्यक्त करने के लिए विद्युत धारा की दिशा की आवश्यकता होती है, और इसलिए भी इसे इसकी दिशा हमें बतानी होती है। तो विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि, आप चित्र में देख सकते हैं, आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं 5 एम्पियर धारा नीचे की तरफ बह रही है, 5 एम्पियर धारा ऊपर की तरफ बह रही है, और ये जो तीसरी दिशा है इसमें 10 एम्पियर धारा होगी। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार है, लेकिन सदिश के नियम के अनुसार हम अगर देखते तो हम कहते भाई 5 एम्पियर धारा ऊपर से नीचे की ओर, 5 एम्पियर धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो इस बिंदु पर विद्युत धारा जो है या इस पूरे भाग में जो विद्युत धारा उसका परिणामी मान 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सदिश का वो इस पर लागू नहीं होता है, इसलिए विद्युत धारा को एक अदिश राशि माना जाता है। विद्युत धारा जो कि एक अदिश राशि है, उसकी अगर हम उससे आगे हम बढ़े तो अगर हम कहें कि किसी भी चालक के लिए जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए कि ये एक चालक है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो सब जगह से एक समान आप दिखाई दे रहा है आपको। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब होता है कि किसी भी भाग को लंबाई के लंबवत यदि काटा जाए तो जो पृष्ठ हमें प्राप्त होता है, ये जो पृष्ठ हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो पृष्ठ हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो पृष्ठ हमें प्राप्त हो रहा है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अगर एक समान अनुप्रस्थ, एक समान मोटाई का तार हम कहें सामान्य भाषा में, तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एक समान होगा। लेकिन अगर असमान मोटाई का तार मैं ले लूं, मान लीजिए हमने ये असमान मोटाई का तार ले लिया जहां पर किसी भाग में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है और किसी भाग में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है। हम सब जानते हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, उसका मान होता है रो L/A, यानी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी भाग का जो प्रतिरोध है वो उस भाग के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन विद्युत धारा जो है वो किसी भी चालक तार में इसकी समस्त अनुप्रस्थ काट से, चाहे वो बराबर हो और चाहे वो अलग अलग हो, एक समान रूप से प्रवाहित होती है। इसका मान बदलता नहीं है।
चाहे यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है, चाहे यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, चाहे यहां पर मध्यवर्ती मान है, सभी जगह से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से अप्रभावित रहती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अप्रभावित रहती। एक और खास बात कि किसी भी चालक की अगर हम बात करें तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब अगर मैं इसके किसी एक विशिष्ट भाग की बात करूं तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यादृच्छिक रूप से इस पूरे चालक में इधर से उधर गति कर रहे होते हैं। इसलिए इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमेशा बराबर होती है, या हम कहें कि ऑलमोस्ट बराबर होती है। अब आप कहोगे कि भाई जो आवेश है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो तो किसी विशिष्ट दिशा में ही गति करना चाहिए विद्युत धारा में। जो धारा का तो अभिप्राय ये है कि भाई इस विशिष्ट धारा में गति कर रहा है। तो अधिकांश जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है जब वो गति करते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन और दूसरे जो धन आयन है या हम कहें परशेष परमाणु है उससे टकराते हैं, और टकराने के कारण इनकी गति जो है वो यादृच्छिक होती है। और इस वजह से हम कह सकते हैं किसी विशिष्ट भाग के लिए कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, और इस वजह से जो आवेश का नेट प्रवाह है वो हम कहेंगे 0 है। तो भाई इधर से उधर 10 इलेक्ट्रॉन गए और 10 ही वापस इधर आ गए, तो 0 प्रवाह हुआ है एक तरीके से। और इस वजह से चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके कारण चालक में कोई विशिष्ट आवेश नहीं आ जाता, वो चालक का जो आवेश है वो उदासीन ही रहता है। जैनुल आबेदीन और मोहित कुमार मीणा, आप दोनों ने हैंड राइज किया है, कुछ पूछना चाहते हो? जैनुल आबेदीन, जैनुल आबेदीन और मोहित कुमार मीणा, अपना माइक ऑन करो और बताओ भाई कुछ पूछना चाहते हो क्या आप? नहीं सर, गलती से हो ठीक गया। है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो हम बात कर रहे थे उसी पर हम आते हैं, उसी पर हम आ जाते हैं वापस से। दूसरी चीज, अगर इससे आगे हम चलें तो हम कहेंगे कि जो किसी भी चालक में जब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो धनावेश जिस दिशा में प्रवाहित होता है, समझ लीजिए विद्युत धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित होती है, या हम कहें धनावेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। और अगर मैं ऋणावेश की बात करूं तो ऋणावेश जिस दिशा में प्रवाहित होगा विद्युत धारा उसके ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के ठीक विपरीत होती है। धनावेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और अगर ऋणावेश की बात करें हम तो ऋणावेश जिस दिशा में प्रवाहित होगा विद्युत धारा उसके ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, या हम कहें कि ऋणावेश विद्युत धारा के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा होता है। ठीक है। एक और खास बात कि अगर हम विद्युत धारा की बात करें कि ये किस वजह से बहती है, तो किसी भी धात्विक चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, जो विद्युत धारा जिनकी वजह से बह रही है, जिसकी वजह से विद्युत धारा बहती है उनको हम आवेशवाहक कहते हैं। तो धात्विक चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेशवाहक का कार्य करते हैं, यानी उन आवेशों का कार्य करते हैं जिनकी वजह से विद्युत धारा बह रही है। धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक से दूसरे स्थान पर होता है, धन आयन के जालक में, या हम कहें अन्य परमाणु, अन्य जो जालक संरचना है उसमें धनायन का प्रवाह एक से दूसरे स्थान पर नहीं हो। लेकिन अगर हम विद्युत अपघटन की बात करें तो वहां पर जो विद्युत धारा का प्रवाह है उसका कारण धन और ऋण दोनों प्रकार के आयन है। धात्विक चालकों में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और जो विद्युत अपघटन है उसमें धन और ऋण दोनों प्रकार के आयनों की वजह से। लेकिन अगर हम अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में जो आवेशवाहक होते हैं वे चार प्रकार के आवेश, चार प्रकार के होते हैं। एक वे इलेक्ट्रॉन, या हम कहें वे इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश जो आसानी से एक से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। वे हॉल
जो इलेक्ट्रॉन के रिक्तता के कारण उत्पन्न होते हैं, या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण शेष धनायन या धनावेश, या किसी परमाणु में आकर के एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ऋणावेश। तो ये जो धनावेश और ऋणावेश जो जालक में पूरी तरह से बंधे हुए होते हैं, ये गति नहीं करते हैं। केवल ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो चालन बैंड में होता है और उसके कारण संयोजी बैंड में जो हॉल उत्पन्न होते हैं, ये हॉल, इलेक्ट्रॉन और हॉल, ये दोनों ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर वाले अर्धचालक वाले चैप्टर में। तो विद्युत धारा के बारे में हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें समझने का प्रयास किया है। विद्युत धारा से जुड़ी हुई एक अन्य राशि के बारे में हम पढ़ेंगे आज, धारा घनत्व, जिसे हम करंट डेंसिटी भी कह सकते हैं। देखिए, जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आप सोच रहे होंगे, जैसा कि मैंने कहा कि चालक के समस्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में एक समान विद्युत धारा बह रही है, तो क्या सभी एक समान, या हम कहें सभी अलग अलग मोटाई के तार अगर हम लें, एक पतला तार लें, एक मोटा तार लें, एक और मोटा तार लें, तो क्या इन सब में कोई ऐसी चीज होगी विद्युत धारा से जुड़ी हुई जो इनकी मोटाई पर यानी इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती होगी? तो हम कहेंगे कि वो जो नई राशि है विद्युत धारा घनत्व, वो इन तार की मोटाई, यानी कि एक प्रकार से मोटाई तो नहीं कहना चाहिए, पर मोटाई में इसलिए कहता हूं कि जिस तार की मोटाई अधिक होती है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किसी भी चालक तार के इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से या एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, या हम कहें 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I अपॉन A, J बराबर I अपॉन। अदनान रंगरेज ने सवाल पूछा है कि विद्युत धारा त्रिभुज और चतुर्भुज के सदिश नियमों की पालना करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती है। विद्युत धारा त्रिभुज और चतुर्भुज के सदिश नियमों की पालना नहीं करती है। विद्युत धारा किरचॉफ के नियमों की पालना करती है, जिसके बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं वापस से। तो जो धारा घनत्व है वो क्या है? इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को हम विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। और ये जो विद्युत धारा घनत्व है सदिश राशि, ये क्या है? ये एक सदिश राशि है। इसकी जो दिशा है वो वही दिशा होती है जो विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा घनत्व की दिशा वही होती है जो विद्युत धारा की दिशा होती है। हमने एक सूत्र अभी देखा, J इज इक्वल टू I अपॉन A। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I अपॉन A n कैप, जहां पर n कैप क्या है? विद्युत धारा की दिशा में इकाई सदिश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये n कैप आपने विद्युत धारा की दिशा में इकाई सदिश लिया है, तो n कैप क्यों लिया? क्योंकि n कैप तो हमेशा हम साधारणतः जो अभिलंब होता है, अभिलंब दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसके लिए लेते हैं। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के उस घटक की दिशा जो विद्युत धारा की दिशा में हो वो भी लगभग एक हम कह सकते हैं कि अभिलंब का ही घटक है, पृष्ठ के अभिलंब का घटक है। और ये जो पृष्ठ के अभिलंब का घटक है, यानी हम कह रहे हैं क्षेत्रफल की दिशा में, जैसे मैं एक उदाहरण लेना चाहूं, यहां पर मान लीजिए ये एक तार है हमारे पास में, ये एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा अगर हम देखना चाहें तो इस दिशा में होगी, और विद्युत धारा भी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इस पृष्ठ के अभिलंब की दिशा भी है, और इसीलिए यहाँ एन कैप लिया गया। हालांकि विद्युत धारा की दिशा किसी के पृष्ठ के अभिलंब की दिशा नहीं होती है, लेकिन इत्तेफाक से अभिलंब की दिशा और विद्युत धारा की दिशा मोस्ट ऑफ केसेस में एक ही होती है।
इस वजह से भी यहां पर एन कैप लिया गया। ठीक है, अब अगर ये जो सूत्र हमने देखा J बराबर I अपॉन A, ये एक समान मान के अनुप्रस्थ काट वाले तार के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रत्येक स्थान पर अलग अलग है, तब क्या करें? तब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट को हमने P कह दिया। तो इस P पॉइंट से जुड़ा हुआ जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल यदि डेल एस हो और विद्युत धारा जिससे प्रवाहित हो रही है उसका मान डेल आई हो, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए विद्युत धारा की दिशा और ये क्षेत्रफल की दिशा दोनों सेम ही है, तब हम जो धारा घनत्व है जे उसे हम लिख सकते हैं डेल आई अपॉन डेल एस। और अगर इस विद्युत धारा की गणना अल्प समय के लिए की गई है, अत्यल्प समय के लिए की गई है, ये जो डेल आई धारा है वो अति अल्प समय में प्रवाहित विद्युत धारा की गणना हम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इसे J बराबर आई डी आई अपॉन डी एस के रूप में भी लिख सकते हैं। ये जो सूत्र है, इस सूत्र में अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो एन कैप, जहां पर डेल एस जो है वो एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो भी एन कैप के रूप में ही होती है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि डेल एस की जगह डेल एस एन कैप रखेंगे तो एन कैप से एन कैप कट जाएगा। यहां पर हमने ऑलरेडी परिमाण ही रखा हुआ, यहां पर हमने ऑलरेडी परिमाण ही रखा हुआ। ये जो एन कैप है ये इस क्षेत्रफल की दिशा से नहीं आया, ये एन कैप धारा की दिशा से ही आया। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा और धारा की दिशा एक ही है, इसलिए हमें लग रहा है कि क्षेत्रफल का एन कैप यहां पर आ गया है, तो ये क्षेत्रफल का एन कैप नहीं। पर अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि विद्युत धारा की दिशा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत नहीं हो, तब क्या होगा? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये एक हमारे पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, विद्युत धारा इस दिशा में बह रही है। किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई, ये पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत। अब ऐसी स्थिति में ये क्षेत्रफल की दिशा जो पृष्ठ के लंबवत है, ये धारा की दिशा, इन दोनों के बीच में मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है। तब हम विद्युत धारा घनत्व को लिख सकते हैं J बराबर डेल आई अपॉन, आपको यहां पर जो नीचे क्षेत्रफल लेना होता है एक्चुअल में क्षेत्रफल नहीं होता, ये विद्युत धारा की दिशा में क्षेत्रफल का घटक होता है। तो अगर हम इस विद्युत क्षेत्रफल का घटक निकालें विद्युत धारा की दिशा में, तो इसे इस ओर ले जाना पड़ेगा, इस ओर ले जाने पर कोण का मान कम हो रहा है, जिस दिशा में ले जाने पर कोण का मान कम होकर के शून्य हो जाए उस दिशा में उस सदिश का क्षैतिज घटक यानी कॉस थीटा वाला घटक विद्यमान होता है। यानी डेल एस का जो घटक विद्युत धारा की दिशा में होगा वो होगा डेल एस कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे डेल एस कॉस थीटा, ये डेल एस कॉस थीटा। अब आप सोच रहे हैं कि भाई पहले तो कॉस थीटा लिखा ही नहीं था, अब ये कॉस थीटा अब स्पेशली अभी क्यों लिख रहे हो, पहले क्यों नहीं लिखा? तो पहले हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले वाली स्थितियों में जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा थी वो और विद्युत धारा की दिशा एक ही थी, इसलिए आपको घटक निकालने की जरूरत ही नहीं। यहां से इस डेल एस कॉस थीटा को इस तरफ लेकर के चले जाएं तो आपके पास में एक नया सूत्र आ जाएगा। तो नया सूत्र क्या होगा देखते हैं। नया सूत्र है आपके पास में डेल आई बराबर J इंटू डेल एस कॉस ऑफ थीटा, डेल आई बराबर J डेल एस कॉस ऑफ थीटा। यहां पर J की दिशा विद्युत धारा की दिशा है, डेल एस भी एक सदिश राशि, J भी एक सदिश राशि और डेल एस भी एक सदिश राशि। जब दो सदिश राशियां गुणा होकर के एक ऐसी राशि हमें देती है जो अदिश हो, तो ये इन दोनों का अदिश गुणन हो सकता है बशर्ते इस कॉस थीटा में थीटा J और डेल एस के बीच का कोण है। तो हम देख सकते हैं कि ये विद्युत धारा की दिशा ही J की दिशा है और ये डेल एस की दिशा थी, तो J की दिशा और डेल एस की दिशा में भी वही कोण होगा जो I की दिशा और डेल एस की दिशा में, यानी ये थीटा को हम J और डेल एस के मध्य का कोण भी मान सकते हैं।
अब हम जानते हैं एक सूत्र होता है हमारे पास में, a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है a डॉट बी, बशर्ते ए और बी दोनों सदिश राशि हो और थीटा इनके बीच का कोण हो। तो क्या हम जे डेल एस कॉस थीटा को जे डॉट डेल एस लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे कि भाई देखना पड़ेगा कि जे और डेल एस जो है वो सदिश राशि है कि नहीं और थीटा इनके बीच का कोण है कि नहीं है। तो जे विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है, डेल एस क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि और थीटा इनके बीच का कोण है। तो जे डेल एस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? डेल आई बराबर जे डॉट डेल एस। अगर हम एक अत्यल्प समय अंतराल के लिए गणना करना चाहें तो ये हो जाएगा डी आई बराबर जे डॉट डी एस। यदि मैं संपूर्ण तार से प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करना चाहूं तो मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। यानी हमें लिमिट पता है क्षेत्रफल की कि यहां से यहां तक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, जे डॉट डी एस सदिश लगा दीजिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम विद्युत धारा को, ये जो विद्युत धारा है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में सूत्र आ रहा है जे डॉट डी एस। इस तरह का सूत्र आपने पहले भी पढ़ा है। पहले कहाँ सूत्र ये पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जब हमने एक ऐसा ही सूत्र लिखा था बहुत पहले, फाई बराबर ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, तो इसे हमने कहा था इस राशि का फ्लक्स, विद्युत धारा का फ्लक्स। यहां पर ई की जगह जे है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? विद्युत धारा की, इसे ई डॉट डीएस को हमने कहा था विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। यहां पर जे है ई की जगह, तो हम क्या कहेंगे? इसे धारा घनत्व का फ्लक्स। लेकिन ये धारा घनत्व का फ्लक्स क्या आ रहा है? आई के बराबर। तो आई कौन है? विद्युत धारा। यानी हम विद्युत धारा को क्या कह सकते हैं? हम विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व का फ्लक्स भी कह सकते हैं। विद्युत धारा को हम विद्युत धारा घनत्व का फ्लक्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसके मात्रकों की चर्चा करें, इसकी विमा की चर्चा करें, तो हम सामान्य सूत्र पर आ जाते हैं। विद्युत धारा घनत्व जो हमने लिया है जे, उसका जो सूत्र है वो है आई अपॉन ए। तो आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और ए क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का जो सूत्र है, जो मात्रक है, वो हो गया एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा की गणना मैं करना चाहूं तो जो विमा है वो कितनी हो जाएगी? तो यहीं से हम विमा भी निकालेंगे। अभी विमा निकालने के लिए आई की विमा हो गई एम्पियर, आई की विमा हो गई एम्पियर, और जो ए है यानी कि क्षेत्रफल है, उसकी विमा होती है एल का स्क्वायर। इस एल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो जाएगा एल की घात माइनस का 2, ए की घात 1 तो ऑलरेडी आपके पास में है, तो ये इसकी विमा आ गई एल की घात -2 ए की पावर 1। आप इसको और एक्सटेंड करना चाहो और अगर इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड रूप में हमें इसमें एम और टी को भी शामिल करना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे एम की पावर 0, एम की पावर 0, एल की पावर -2, टी की पावर 0 और ए की पावर 1। ये विद्युत धारा घनत्व की विमा हो गई। हमने विद्युत धारा घनत्व की विमा देखी, हमने विद्युत धारा घनत्व के परिभाषा देखी। विभिन्न स्थितियों में हमने इस परिभाषा को और एक्सटेंड किया। इससे आगे अगर हम चलें तो एक छोटा सा उदाहरण हमारे सामने है, और वो छोटा सा उदाहरण हम सॉल्व करके देखेंगे। किसी चालक का 3 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है और धारा दी हुई है, हमें धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे भाई धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए। आई का जो मान है वो है 6 एम्पियर और ए का जो मान है वो है 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। 3 से कट गया 2 बार, तो आपके पास में आ गया 2 × 10⁻⁻6 ऊपर जाकर के +6 हो गया, ऊपर एम्पियर और नीचे मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है। 2 × 10⁻6 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। बच्चों ये जो भी हमने पढ़ा है इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, आई बराबर
J.ds। ये सामने आपको पीडीएफ में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये हमने कैलकुलेट किया है। तो जब आप इस टॉपिक का दोहरान करेंगे तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है, इस कैलकुलेशन से इस टॉपिक के नोट्स में इस पूरी कैलकुलेशन को भी आप शामिल करेंगे। J.ds जो हमने निकाला इसे भी आप इसमें लिखेंगे।